आपको अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो फिर बताइएगा, ठीक। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है कि भारत की भू आकृति, है ना, भारत की भू आकृति के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। भारत की भू आकृति के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन एक है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% भाग पर्वतीय भाग है। भारत के जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका 11% भाग कितना है, क्या है, पर्वतीय है। ऑप्शन बी है कि संपूर्ण क्षेत्रफल का 18% भाग जो है वो पहाड़ी है। ऑप्शन सी है कि 28% भाग पठारी क्षेत्र है। और ऑप्शन डी है कि संपूर्ण क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी है। और ऑप्शन एफ है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सही इसका जो है आंसर बताइए कि आंसर सही क्या है। आपको पता है कि भारत जो है पूरे विश्व में, है ना, विश्व में 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। और ये जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट रखता है, तो 2.47% रखता है। क्लियर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, वो है 3,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो जो है ये आप जो देख रहे हैं इतना जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग क्या क्या है, तो देखिए 11% भाग पर्वतीय है, ये सही भाग है, सही बात है। संपूर्ण क्षेत्रफल का 18% भाग पहाड़ी भाग है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी है कि 28% भाग पठारी है, ये भी आपको सही है। और 43% भाग मैदानी है, ये भी आपका सही है। तो आंसर हो जाएगा एफ, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिएगा ये बार बार पूछता है कि 43% भाग जो है, याद रखिएगा, ये बार बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये जो भाग है मैदानी भाग है, ठीक है। और मैदानी भाग जो है इसका विस्तार आसाम से लेकर के, है ना, इसका विस्तार आसाम से लेकर के राजस्थान तक का है। लगभग 7 से 8 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे मैदानी भाग फैला हुआ है, जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी के जो अवशेष हैं वो पाए जाते हैं। आसाम जो है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कुछ भाग उत्तराखंड का, राजस्थान और कुछ भाग गुजरात का, ये हमारे जो है मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले राज्य हैं, ठीक है। तो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी भारत में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी भारत में स्थित नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन है कि सुलेमान पर्वत, ऑप्शन बी है किरथर पर्वत, ऑप्शन सी है साल्ट रेंज, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन एफ है इनमें से एक से अधिक। तो बताइएगा कि कौन सा जो पर्वत श्रेणी है वो भारत में नहीं है, ठीक है। कौन सा पर्वत श्रेणी भारत में नहीं है। आपने बहुत सुना होगा पर्वत श्रेणियों के बारे में जो खास करके भारत में है ना, जैसे आप काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, ये सारे पर्वत श्रेणियां जो है आपको मैं आगे बताऊंगा। तो देखिए जो ऑप्शन में आपको मिल रहा है कि सुलेमान पर्वत, देखिए सुलेमान पर्वत जो है वो पाकिस्तान में है। देखिए किरथर पर्वत श्रेणी ये भी पाकिस्तान में है। साल्ट रेंज जो है ये भी पाकिस्तान में है। और एक रेंज और है हिंदू, हाँ हिंदू, एक रेंज है, इसका नाम है हिंदू। देखिए एग्जैक्टली वो अभी नहीं आ पा रहा है, तो याद रखिए कि एक रेंज और है हिंदू कुछ करके उसका नाम है। तो ये सारी पर्वत श्रेणियां जो है वो है आपको पाकिस्तान में। देखिए आपको इस तरीके से याद होगा कि ये जो है अगर भारत का आप इस प्रकार से मैप देखें ये वाला, तो यहाँ पे पामीर का पठार है, ये है ना, ये पामीर का पठार है। पामीर के पठार से आपको पश्चिम की ओर जो पर्वत दिखेगा ये है हिंदकुश पर्वत, हिंदकुश पर्वत, ठीक है। और पामीर के पठार से पूर्व की ओर जो पर्वत दिखता है ये किनलून पर्वत, किनलून पर्वत, ठीक है। और ये आपको दक्षिण की ओर जो पर्वत दिखता है ये है हिमालय पर्वत, हिमालय, ठीक है। और पामीर के पठार से आपको जो उत्तर की ओर जो पर्वत दिखता है ये है उसको, इसका नाम है तियनसान पर्वत, है ना, तियनसान पर्वत, ये है चीन में, ठीक। और तियनसान पर्वत के बगल में आपको दिख जाएगा तकला मकान डेजर्ट, है ना, तकला मकान मरुस्थल, ठीक। अच्छा यहीं पे एक नदी है उसका नाम है तारिम नदी, तारिम नदी, ठीक है। अच्छा अब आपको दिख रहा है ये सब। तो हिंदकुश पर्वत है, हिंदकुश पर्वत से एक जो है पर्वतीय रेंज इधर की ओर निकल गई है,
समझ गए, इधर की ओर। तो यहीं पे आपको मिल जाएगा सुलेमान, किरथर, साल्ट रेंज, हिंदू राज रेंज, ठीक है। हिंदू राज रेंज भी जो है आपको पाकिस्तान में दिखेगा। और इसी पाकिस्तान में आपको कुछ दर्रा दिखेंगे, जैसे खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, ये सब दर्रा हैं। इसी दर्रे के सहारे जितने भी भारत में आक्रमणकारी आए, जितने भी प्राचीन काल से लेकर के मतलब आप कह सकते हैं कि मध्यकाल तक जितने भी आक्रमणकारी आए भारत में, वो सारे इसी दर्रे से होकर आए थे। गोमल दर्रा, बोलन दर्रा और खैबर दर्रा से ही होकर आए थे, एक एक करके, है ना। जो सबसे पहले जो आक्रमणकारी आया था उसका नाम था दरियाबी, 510 ईस्वी पूर्व में। आप देख सकते हैं कि बुद्धा के काल के समय। तो उसके बाद दरियाबी के बाद आपको देखने को मिला कि सिकंदर भारत में आया। उसके बाद आपको देखने को मिला कि 712 ईस्वी में, है ना, 712 ईस्वी में उसके पहले भी आए, शक, पार्थिन, कुषाण भी आए। तो सारे लोग इसी दर्रे से होकर आए। उसके बाद आपने देखा कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर 1025 में महमूद गजनी आया। उसके बाद आपने क्या देखा कि 1191-92 में कौन आया, तो मोहम्मद बिन सैम यानी कि मोहम्मद गोरी आया। उसके बाद 1526 में, यानी 26 में ही बाबर आया। और उसके बाद तो फिर हम देखते हैं कि ब्रिटिश हमारे के यहाँ आ गए। तो ये जो सारे लोग हैं वो इसी दर्रे से होकर आए थे, यही दर्रे से होकर के, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोमल दर्रा से होकर ही आए थे ये सब, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत के संदर्भ में प्रचलित कथन का क्या है। हिमालय पर्वत के संदर्भ में प्रचलित कथन क्या है? हाँ, हिमालय पर्वत के संदर्भ में प्रचलित कथन क्या है, बताइए। ऑप्शन 1 है कि यह प्राकृतिक अवरोधक है। ऑप्शन बी है कि जलवायु को विभाजित करती है। ऑप्शन सी है अपवाह विभाजन करती है। और ऑप्शन डी है संस्कृति को भी विभाजित करती है। और ऑप्शन एफ है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हिमालय पर्वत के संदर्भ में सत्य कथन बताइएगा कि कौन सा है। देखिए, हिमालय पर्वत जो है वो एक प्राचीन पर्वत है। ऐसे तो है तो नवीन पर्वत, लेकिन जो है मतलब पिछले लगभग 200 करोड़ साल पहले से इसका निर्माण शुरू हुआ है। तो अभी तक ये जो है जितने भी पर्वत हैं उसमें नवीन पर्वत है, सबसे नया पर्वत यही बना है, हिमालय पर्वत। और इस पर्वत की जो ऊंचाई है वो पूरे पृथ्वी पर सबसे ऊंची है। यानी कि इसकी हिमालय पर्वत की जो चोटी है वो है एवरेस्ट। ये है 8,848 मीटर, सबसे ऊंची चोटी है ये, है ना, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत में कुछ श्रेणियां हैं। इस हिमालय पर्वत के 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? तो ये जो है एक सबसे दक्षिण में है, सबसे दक्षिण में जो है उसका नाम है ट्रांस हिमालय, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि बृहद हिमालय आपको दिखेगा। उसके बाद आपको दिखेगा जो है लघु हिमालय और अंत में दिखेगा शिवालिक हिमालय। तो अब बताइए कि जो ये आपको दिख रहा है हिमालय पर्वत के संदर्भ में प्रचलित कथन कौन सा है। देखिए, एक प्राकृतिक अवरोधक है, बिल्कुल है। हिमालय के उस तरफ तिब्बत का जो आपको पठार दिखता है और उसके बाद चीन शुरू हो जाता है, और चीन से सटे हुए एक देश, उसका नाम है रूस। और रूस का जो मैक्सिमम भाग है वो आज तो चूंकि आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारे बर्फ रूस से पिघल गए। नहीं तो कभी जो है आप देखेंगे कि बर्फयांक का जो क्षेत्र हुआ करता था वो बर्फ से ढका हुआ करता था। तो आज भी हिमालय अगर नहीं होता तो बर्फयांक से चलने वाली जो हवाएं हैं, खास करके रूस के जो आसपास से चलने वाली हवाएं हैं, वो हमारे तक पहुंच जाती। और बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है आज मतलब उतना ठंडा नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हिमालय नहीं होता तो बहुत अधिक मात्रा में ठंड पड़ती है यहाँ पे। तो अवरोधक का काम करता है, बिल्कुल काम करता है। जलवायु को विभाजित करता है, बिल्कुल जलवायु को विभाजित करता है ये। आप देखें कि अपवाह को विभाजित करता है, बिल्कुल, क्योंकि जो है हिमालय से बहने वाली जो नदियाँ होती हैं, है ना, जो नदी हिमालय से बहता है हमारे तरफ, यानी कि सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, आगे देखिएगा कि यमुना है, उसके बाद गंगा है, उसके बाद रामगंगा है, घाघरा रिवर है, उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, इधर ब्रह्मपुत्रा है, आगे देखिए कि नर्मदा है, हाँ नर्मदा नहीं, ये है क्या कहते हैं, महानंदा है, आप देखिए तिस्ता है, स्वर्णसिरी है, धानसिरी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ये सारी जो रिवर है वो हिमालय से उत्तर की ओर बहती है,
सॉरी हिमालय से दक्षिण की ओर बहती है। तो एक तरफ इधर बहती है और एक तरफ उस तरफ, यानी कि दक्षिण की ओर भी बहुत सारी नदियाँ बहती है, जिसमें आपने देखा कि मेकांग है, वहाँ पे आपने देखा कि एक नदी और है जिसका नाम है हवांगो रिवर है। तो दक्षिण की ओर भी नदी बहती है और इधर भी उत्तर की ओर भी नदी बहती है। तो हमारे तरफ जो दक्षिण की ओर नदी बहती है, ये सारे रिवर जो है हिमालय से निकलते हैं, सदाबहार नदियाँ हैं और ऐसी नदियाँ जो इसमें सालों भर पानी रहता है, ठीक है। तो अब कुछ नदी तो ऐसा है जो हिमालय के निर्माण से पहले से बहती आ रही है और आज तक बह रही है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये इसमें ऑप्शन एफ जो और असत, जो हिमालय पर्वत है वो नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। ऑप्शन बी है कि ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। ऑप्शन बी सी है कि काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बताइए कि असत्य कथन हिमालय के संदर्भ में क्या है। देखिए अब पहला क्या है कि हिमालय पर्वत नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक फैला हुआ है। देखिए ये सत्य कथन है, ठीक है। हिमालय के सबसे पश्चिम में जो चोटी है, सबसे पश्चिम में जो पर्वत है उसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उस जम्मू कश्मीर में है जो पाकिस्तान के कब्जे में यानी कि पीओके में है। तो नंगा पर्वत बिल्कुल पश्चिम में है और ये जो नामचा बरवा है वो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर है जो सबसे पूर्व में स्थित है। तो एक कथन तो सही है। दूसरा है कि ट्रांस हिमालय हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी है, ये भी सही है। ट्रांस हिमालय जो है हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी है, क्योंकि जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय का ही निर्माण हुआ था, तो ट्रांस हिमालय भी सही है। तीसरा कहता है कि काराकोरम श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय में स्थित है, तो ये भी सही है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये तीन श्रेणियां जो है आपको ट्रांस हिमालय में ही निर्मित है, ठीक। तो ये तीनों सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बृहद हिमालय के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। बृहद हिमालय के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। देखिए हिमालय को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? तो सबसे पहले है ट्रांस हिमालय, है ना। ट्रांस हिमालय, सबसे पहले ट्रांस हिमालय जो है जो कहाँ है? हिमालय के उत्तर में है, सबसे उत्तर में ही है। अच्छा उसके बाद कौन है? तो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय है। उसके बाद और बृहद हिमालय के बाद क्या है? तो लघु हिमालय है, लघु हिमालय है। और सबसे अंत में कौन है? तो शिवालिक है, ठीक है, शिवालिक, सबसे अंत में शिवालिक। तो अब कहता है कि बृहद हिमालय के संदर्भ में बताइए। ऑप्शन एक में है कि इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। ऑप्शन बी है कि सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट बृहद हिमालय में स्थित है। ऑप्शन सी है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कांचनजंगा है। और ऑप्शन डी है कि नंगा पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। तो बताइएगा कि इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन क्या है? देखिए हमें तो लग रहा है कि कुछ ऑप्शन मिस्टेक में है, लेकिन फिर भी हम एक एक करके इसको देख लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए कहता है कि बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, ये बिल्कुल सही है। बृहद हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जितने भी हिमालय की चोटियां हैं, ऊंची ऊंची चोटियां, चाहे आप नंगा पर्वत को ले लीजिए या फिर आप देख सकते हैं कि जो है नंदा देवी है, धौलाधर है, एवरेस्ट है, कांचनजंगा है, ये सारी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सब बृहद हिमालय में स्थित हैं। तो इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, बिल्कुल। सबसे ऊंची चोटियां एवरेस्ट हिमालय बृहद हिमालय में ही स्थित है, ये भी सही है। देखिए एवरेस्ट की बात करें थोड़ा सा, तो दुनिया इसको एवरेस्ट के नाम से जानती है, ठीक है। दुनिया इसको एवरेस्ट के नाम से जानती है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं, सागर माथा कहते हैं नेपाल में। अच्छा इसको आप देख सकते हैं कि तिब्बत में क्या कहते हैं? तो तिब्बत में कहते हैं चोमोलुंगा, है ना, इसको कहते हैं चोमोलुंगा, लुंगा इसको तिब्बत में बोलते हैं। और ये कहाँ स्थित है? तो बृहद हिमालय में स्थित है, एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। अगला कहता है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कांचनजंगा है, बिल्कुल। देखिए भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कांचनजंगा है। कांचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में है ना। ये जो है ये सिक्किम में है कांचनजंगा। और इसकी जो ऊंचाई है कांचनजंगा की वो है आपको, उसका है 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है कांचनजंगा की। देखिए ऐसे भारत में जो
सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है K2, लेकिन K2 जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में है, ठीक है। तो अभी पाकिस्तान भारत में एग्जैक्टली अवस्थित नहीं है, वो चूंकि POK में है तो उसको हम नहीं गिनते हैं कि भारत में है। अगर भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कांचनजंगा है, और K2 की बात करें तो उसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत श्रेणी है, सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन है कि पीर पंजाल, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है काराकोरम और ऑप्शन डी है जास्कर। तो बताइएगा कि सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत श्रेणी है। ये सारी पर्वत श्रेणियाँ जो है वो हिमालय में है, और हिमालय की किस हिमालय में, तो देखिए कुछ पर्वत श्रेणी आपको मिल जाएगा काराकोरम में, कुछ पर्वत श्रेणी आपको मिल जाएगा इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, पीर पंजाल। तो बताइएगा कि कौन सा सबसे उत्तर में है। देखिए सबसे उत्तर में है काराकोरम, सबसे उत्तर में आपको मिल जाएगा काराकोरम C नंबर, उसके बाद मिलता है काराकोरम के बाद लद्दाख B नंबर, उसके बाद D में मिलता है आपको C में मिलेगा आपको काराकोरम लद्दाख, उसके मिलता है पीर पंजाल, नहीं उसके बाद मिलता है जास्कर, जास्कर आपको C में मिल जाएगा, और उसके बाद D में मिल जाएगा पीर पंजाल, ठीक है। उसके बाद मिल जाएगा धौलाधर। तो ये जो है आपको सबसे उत्तर में मिल जाएगा कौन सा, तो काराकोरम, ठीक है। अब काराकोरम में ही काराकोरम K2 यानी कि जो पर्वत श्रृंखला है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला काराकोरम इसमें, तो ये कौन से में, ये है ट्रांस हिमालय में, याद रखिए। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन सही नहीं है, असत्य याद रखिएगा, यहाँ पर असत्य कथन है। तो अब देखिए कि हिमालय के दक्षिण में शिवालिक पहाड़ी स्थित है, हिमालय के दक्षिण में शिवालिक पहाड़ी स्थित है, ठीक है। ऑप्शन बी है कि हिमालय के दक्षिण में खड़ी ढाल है, ऑप्शन सी है कि नेपाल के पूरब में शिवालिक की चौड़ाई कम है, और ऑप्शन डी है कि शिवालिक का निर्माण ट्रांस हिमालय से पहले हुआ है। अब बताइए, फिर से सुनिए एक बार ऑप्शन, कि इसमें पहला है कि असत्य कथन का चयन करना है, सत्य नहीं असत्य, गलत कथन का चयन करना है। कहता है कि हिमालय के दक्षिण में शिवालिक पहाड़ी स्थित है, सही है गलत है। देखिए बिल्कुल ही ये सही है, क्योंकि हमने क्या देखा कि जब हिमालय का निर्माण हुआ है तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, और सबसे अंत में शिवालिक हिमालय। तो सबसे उत्तर में ये है, उसके बाद आपको मिल जाए बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और अंत में शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिण में हो गया, ठीक है। ये है, ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये हो गया साउथ में, ठीक। तो अब देखिए कि हिमालय के दक्षिण में कौन है, तो शिवालिक की पहाड़ी, ये बिल्कुल सही है। कहता है कि हिमालय के दक्षिण ढाल खड़ी है, ये भी सही है, क्योंकि आप देखेंगे जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो सबसे पहले जो है ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, और ट्रांस हिमालय की ऊंचाई कम है, उसके बाद बृहद हिमालय की ऊंचाई उससे ज़्यादा है, और लघु हिमालय की ऊंचाई उससे थोड़ा कम है, और शिवालिक हिमालय की ऊंचाई और थोड़ा सा कम है, लेकिन सबसे कम ऊंचाई जो है आपको ट्रांस हिमालय को मिलेगा। और जब भी आपको हिमालय पर्वत पर चढ़ना है, हिमालय पर्वत के किसी भी चोटी पर चढ़ना है आपको, तो आपको हिमालय के उत्तर में जाना पड़ेगा। एक प्रश्न पूछा था कि हिमालय के यानी कि जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना है तो किन किन देशों से वीज़ा प्राप्त करना पड़ेगा आपको। देखिए जब भी हिमालय पर चढ़ना है आपको, यानी कि एवरेस्ट पर चढ़ना है, तो सबसे पहले आपको नेपाल से वीज़ा लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको चीन से वीज़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा जो एवरेस्ट है वो लगभग नेपाल में स्थित है, और आपको चढ़ाई करनी है तो तिब्बत में जाना पड़ेगा, यानी कि चीन से वीज़ा लेना पड़ेगा। तो नेपाल से भी वीज़ा और चीन से भी वीज़ा लेना पड़ेगा, तब आपको चढ़ना पड़ेगा एवरेस्ट पर। और एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आपको हिमालय पर्वत के उत्तर में जाना होगा, यानी कि उत्तरी भाग से चढ़ना पड़ेगा। और दक्षिणी भाग से क्यों नहीं चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिणी भाग जो है हिमालय का खड़ा है, मतलब इस तरीके से है ना, सीधे ऐसे खड़ा ढाल है दक्षिण तरफ। तो यही बात है। अब देखिए कि पहला ऑप्शन तो हमारा सही मिल गया, दूसरा कहता है कि हिमालय के दक्षिण में खड़ी ढाल है, ये भी सही है। तीसरा कहता है कि नेपाल के पूरब में शिवालिक की चौड़ाई कम हो जाती है, तो देखिए ये भी सही है। और डी कहता है कि शिवालिक का निर्माण ट्रांस हिमालय से पहले हुआ है, ये गलत है। इसलिए गलत है कि शिवालिक का निर्माण सबसे अंतिम चरण में हुआ है, सबसे अंत में शिवालिक का निर्माण हुआ है, और जो ट्रांस हिमालय का निर्माण है वो सबसे पहले हुआ है। आपको बता दूं कि जो हिमालय जहाँ पे खड़ा है वहाँ पर कभी टेथिस सागर हुआ करता था, और वही टेथिस सागर है जो पेंजिया और पैंथालासा के विभाजन के बाद हिमालय पर्वत के आप देख सकते हैं कि पेंजिया और पैंथालासा के विभाजन के बाद
जो भारतीय प्लेट है वो जब यूरेशियाई प्लेट से टकराया तो उसी टेथिस सागर के अवशेष से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये आप इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए, है ना। प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। अब ऑप्शन है कि सिंधु गार्ज, ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन है कि सिंधु गार्ज हिमालय के पूर्व में स्थित है। फिर से, सिंधु गार्ज हिमालय के पूर्व में स्थित है। ऑप्शन बी है कि दिहांग गार्ज हिमालय के पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन सी है नामचा बरवा पर्वत हिमालय के पूर्व में स्थित है। और ऑप्शन डी है कि हिमालय एक अवशिष्ट पर्वत है। तो बताइएगा कि सही कथन को आप इसमें से ढूंढ के निकालना है। कि पहला है, देखिए फिर से, कि सिंधु गार्ज हिमालय के पूर्व में स्थित है। तो देखिए पहला कथन क्या है, सही है कि गलत है? देखिए पहला कथन गलत है। गलत कैसे है? जो देखिए, क्योंकि सिंधु जो नदी है वो हिमालय के पश्चिम में है। ठीक, हिमालय के पश्चिम में सिंधु नदी है, और तो सिंधु नदी पर ही सिंधु गार्ज है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गार्ज है, सबसे गहरा गार्ज है। इस गार्ज की जो गहराई है वो लगभग 5500 मीटर है, लगभग वही 5.5 किलोमीटर गहरा गार्ज है ये सिंधु गार्ज। ठीक, तो पहला जो है आपका गलत हो गया। दूसरा कहता है कि दिहांग गार्ज हिमालय के पश्चिम में स्थित है। देखिए ये भी गलत है, क्योंकि दिहांग नदी जो है ना, दिहांग नदी ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम है। दिहांग नदी, जब ब्रह्मपुत्रा नदी, देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी निकलता कहाँ से है? तो ये निकलता है मानसरोवर झील से। जब यहाँ पर एक ग्लेशियर, उसका नाम है चेमायांगडुंग ग्लेशियर, और चेमायांगडुंग ग्लेशियर से निकल करके आगे बढ़ता है तो इसको हम तिब्बत में सांगपो नदी कहते हैं। और तिब्बत से आगे बढ़ करके जब ये एक नामचा बर्मा पर्वत के पास सिंटेक्सियल बैंड बनाता है, इसे मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद अरुणाचल प्रदेश में जैसे इंटर करता है तो इसको हम दिहांग कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में इंटर करने के बाद एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाता है जिसको हम दिहांग गार्ज कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश तो भारत के पूरब में है, यानी कि हिमालय के पूरब में है। तो यहाँ पे है कि दिहांग गार्ज हिमालय के पश्चिम में, तो एक तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कि जब दिहांग नदी भारत में इंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग ही कहते हैं। जैसे ही असम में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। और ब्रह्मपुत्रा आगे बढ़ जाती है, जब ये किसे मिल जाती है, बांग्लादेश में जब इंटर करती है तो इसको यमुना कहते हैं। और जब यमुना से गंगा मिल जाती है तो इसको पद्मा कहते हैं। और पद्मा से जब बराकर नदी मिल जाती है तब इसको मेघना कहते हैं, और मेघना के नाम से ही समंदर में गिर जाती है। देखिए जब हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो इसके कुछ जो है महत्वपूर्ण नदी हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में इसका खुद का नाम तो दिहांग है ही। इसके बाद आपको तुरंत मिलेगा, इसका नाम होगा दिवांग। दिवांग नदी एक सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा की। उसके बाद में एक नदी और मिलेगा, उसका नाम है लोहित। लोहित, दिवांग, दिहांग, याद रखिएगा। उसके बाद एक मिलेगा नदी दीपू, एक मिलेगा दिखू, एक मिलेगा धानसिरी, एक मिलेगा स्वर्णसिरी, एक मिलेगा मानस, एक है और रिवर रंगीत, एक है तिस्ता। ये सारी नदियाँ जो हैं ये इसके ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी हैं। ठीक है, एक नदी और जो बार बार पूछता है कभी कभी, एक है बराकर रिवर और एक है बराक रिवर। ठीक है, तो बराकर रिवर जो है वो निकलता है यहाँ से मणिपुर और त्रिपुरा होकर के बांग्लादेश में इंटर कर जाता है। और एक है बराक नदी। बराक नदी है वो जो है हमारा दामोदर नदी देख रहे हैं जो झारखंड में बहती है, तो दामोदर की सहायक नदी है बराक नदी। ठीक है, और उसी नदी पर एक डैम है जिसका नाम है मैथन डैम, इसको भी याद रखिएगा कभी। तो ये आपका ठीक है। हाँ, तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। सी है कि नामचा बर्मा पर्वत हिमालय के पूरब में स्थित है, ये सही है दोस्त। नामचा बर्मा पर्वत जो है हिमालय के पूरब में, ये सही है, क्योंकि नामचा बर्मा पर्वत जो है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर है। ठीक है, तो नामचा बर्मा, अच्छा देखिए नामचा बर्मा के आसपास ही अभी चीन ने एक जगह ढूंढ निकाला जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में सोने के खान उसको मिल गए हैं। ठीक, और ऐसे भारत ने भी जो अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है उसमें सोने के खान ढूंढे हैं। लेकिन जो नामचा बर्मा के आसपास का जो इलाका है काफ़ी मटेरियल भरा इलाका है, काफ़ी वहाँ पे महंगे महंगे जो है ये मिल रहे हैं।
तो याद रखिएगा। अब डी कहता है कि हिमालय एक अवशिष्ट पर्वत है, ये गलत है। हिमालय एक बलित पर्वत है, एक नवीन पर्वत है, एक मुर्दार पर्वत है। हिमालय जो है अवशिष्ट पर्वत नहीं है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हमारे यहाँ कौन है, तो वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। हिमालय पर्वत एक बलित पर्वत है, एक नवीन पर्वत है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कश्मीर घाटी में स्थित कौन सा झील लवण युक्त झील है। ध्यान से देखिएगा। कहता है कि कश्मीर घाटी में स्थित कौन सा झील लवण युक्त झील है। कश्मीर घाटी में कौन सा झील लवण युक्त है, ठीक। ऑप्शन एक है कि डल झील, ऑप्शन बी है बूलर झील, ऑप्शन सी है पैगोंगसो झील, और ऑप्शन डी है सोममुरुरी झील, और ऑप्शन एफ है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बताइएगा कि कश्मीर में जो है कौन सा जो झील है वो लवण युक्त झील है। देखिए कश्मीर, और आप देख सकते हैं कि ये है जो लद्दाख का क्षेत्र है ना, तिब्बत का क्षेत्र है, ये चूंकि ये पूरा का पूरा इलाका जो है बर्फ़ से ढका हुआ इलाका है। पूरा का पूरा इलाका ठंडे के दिनों में बर्फ़ से ढक जाता है। तो अब बात आती है कि इस इलाके में जहाँ पे बर्फ़ से झीलें बनती है वहाँ पर बिल्कुल ही मीठे पानी के झील तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर खारे पानी के झील मिलने की संभावना कम है, क्योंकि खारा पानी तो हमको समंदर में दिखता है कि नहीं। लेकिन अब देखिए आश्चर्य की बात है ये कि हिमालय पर्वत पर भी कुछ खारे पानी के लेक हैं, कुछ खारे पानी के झील हैं। अब देखिएगा कि डल झील क्या है, मीठे पानी का झील है, बिल्कुल झील है। बूलर झील भी मीठे पानी का झील है। अब ये है पैगोंगसो झील। ये जो पैगोंगसो झील है ये एक खारे पानी का झील है, यानी कि सलाइन वाटर का झील है। और आपको मिलेगा सोममुरुरी झील, ये भी एक सलाइन वाटर का झील है, यानी कि खारे पानी का झील है। तो दो झील आपको क्या मिल जाएंगे, खारे पानी के झील मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक और आपको झील मिलता है वहाँ पे, कौन सा, मानसरोवर झील। ये जो मीठे पानी का झील है, उसके बगल में राकस्ताल झील है, ये आपको मिल जाएगा कौन सा झील, तो ये खारे पानी का झील है। तो याद रखिएगा। और ये खास ये बहुत ऊंचाई पर है, दोनों झील जो है लगभग 4800 मीटर ऊंचाई पर है ये। तो इतनी ऊंचाई पर खारे पानी का झील मिलना एक आश्चर्य की बात है, और अभी तक कोई फाइंड भी नहीं कर पाया कि इसके पानी खारे क्यों होते हैं। तो आपको एफ मिल जाएगा, इन्हीं की दो ऑप्शन सही है, खारे पानी का झील। अगला प्रश्न कहता है कि कश्मीर घाटी के प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। कश्मीर घाटी जो है हमारा, उसकी प्रमुख विशेषता बताइए क्या है। ऑप्शन एक है कि कश्मीर घाटी में करेवा मिट्टी पाया जाता है। ऑप्शन बी है कि कश्मीर में केसर की खेती होती है, और ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन डी है एक से अधिक। तो बताइएगा कि कश्मीर घाटी की जो विशेषता है वो क्या है, थोड़ा सा बताइए जल्दी। हाँ, तो कश्मीर घाटी जो है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए कश्मीर घाटी में करेवा मिट्टी बिल्कुल पाई जाती है। करेवा मिट्टी होता क्या है, देखिए होता क्या है ना कि कश्मीर में ऐसे बहुत सारे पर्वतें हैं, तो ये पर्वत के बीच में जो है ना, ऊपर जब बारिश होती है तो पर्वत के बीच मतलब ऊपर से बारिश आते में बहुत सारे तलछट आ जाते हैं, यानी कि बहुत सारे अवसाद आ जाते हैं, और अवसाद जो है एक झील के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब पानी खत्म होती है ना, तो पानी खत्म होने के बाद इस इलाके में एक प्लेन का निर्माण होता है, एक मैदान का निर्माण होता है झील सूखने के बाद। और इसमें जो है क्ले यानी चिकनी मिट्टी और थोड़े बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो पत्थर को हटा दिया जाता है, और उसी चिकनी मिट्टी में इसमें जो है केसर की खेती की जाती है, ठीक है। केसर यानी कि केसर को हम एक नाम और भी है जाफरान, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेफ्रॉन। तो केसर की खेती की जाती है करेवा मिट्टी में, जो कश्मीर में होता है। इंडिया में एक मात्र राज्य है कश्मीर जो जहाँ पे केसर की खेती की जाती है। और कश्मीर चूँकि हाल में विवादों में रहा है, मतलब कि 2019 याद रखिएगा, एक डेट याद रखिएगा 5 अगस्त है ना, और एक डेट याद रखिएगा 31 अक्टूबर है ना, 31 अक्टूबर और 5 अगस्त। 31 अक्टूबर के दिन भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, 2019 को गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया था, 370 और 35 से हटा दिया था। और जो है 5 अगस्त को, हाँ 31 अक्टूबर को इसको जो है फाइनली पारित कर दिया गया था, तो ये हट गया था। और अभी जो है चूँकि शीतकालीन सत्र में इसको अनाउंस भी कर दिया गया कि अब जो है, अच्छा उसके बाद कोर्ट का निर्णय भी आ गया कि अब जो जम्मू कश्मीर हटाया गया था सरकार के द्वारा, वो बिल्कुल ही राइट डायरेक्शन में था, और अच्छी एक अच्छे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने इसको पारित कर दिया। चलिए अगला प्रश्न है कि वैष्णो देवी, अमरनाथ
और हाँ, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ, है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है कि वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ जैसे तीर्थ स्थल स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं? ठीक है, कि वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ जो तीर्थ स्थल है वो स्थित हैं कहाँ पर? ऑप्शन ए है काराकोरम श्रेणी में, ऑप्शन बी है लद्दाख श्रेणी में, ऑप्शन डी है जास्कर श्रेणी में, और ऑप्शन ए है डी है कि पीर पंजाल श्रेणी में। तो बताइएगा कि एक कहाँ स्थित है, काराकोरम श्रेणी में कि लद्दाख श्रेणी में कि जास्कर श्रेणी में कि पीर पंजाल श्रेणी में? अधिकांश लोग जाते ही होंगे, कुछ लोग तो जो अभी देख रहे हैं वो भी जाते होंगे कि वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ कहाँ स्थित है। तो बताइए इसको कि ये कहाँ स्थित है। ये देखिए, ये जो है ना आपको, हाँ, ये बताइए कि कहाँ स्थित है। देखिए, आपको काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी, देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरारे शरीफ, याद रखिएगा कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये तीनों ट्रांस हिमालय में पड़ता है, तो यहाँ पे स्थित नहीं है, यह है पीर पंजाल श्रेणी में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब बताएं कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत कौन है? भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत कौन है? ऑप्शन ए है नंगा पर्वत, ऑप्शन बी है एवरेस्ट, ऑप्शन सी है कांचनजंगा, ऑप्शन डी है धौलाधर पर्वत। बताइएगा कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत कौन है? देखिए, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत जो है ये भारत में नहीं है, ये वर्तमान के पाकिस्तान यानी कि पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में है नंगा पर्वत। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। ठीक है, नंगा पर्वत। एवरेस्ट पर्वत जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, ये भी कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, आगे ये कांचनजंगा, कांचनजंगा जो है ये भारत में है, इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। ठीक है, ये भारत में है। धौलाधर पर्वत जो है ये नेपाल में है, ये धौलाधर पर्वत जो है वो नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8172 मीटर है। ठीक है, ये तो ये याद रखिएगा। अच्छा, केटू की ऊंचाई कितनी? केटू पर्वत है, इसकी ऊंचाई भी बार बार पूछ लेते हैं वो, तो 8611 मीटर है, तो ये भी याद रखिएगा। तो भारत में सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है वो है कांचनजंगा। कहाँ है? ये सिक्किम में है। ठीक है, अच्छा, सिक्किम जो आप देख रहे हैं आपको ये मिल जाएगा इस तरीके से, ये भारत का मान लीजिए कि नहीं बन पाएगा, मान लीजिए कि सिक्किम है यहाँ पे, इस प्रकार से सिक्किम, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये पर्वत। सिक्किम और भूटान के बीच में एक बॉर्डर शेयर होता है, वहाँ पर एक वैली है, एक घाटी है, उस घाटी का नाम क्या है? उस घाटी का नाम है चुम्बी घाटी, याद रखिएगा, चुम्बी वैली। आगे है अगला प्रश्न, देखिए, कश्मीर में छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहते हैं? कश्मीर में जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्यार, बुग्याल, मर्ग, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। बताइएगा कि क्या कहते हैं इसको। देखिए, इसमें से एक से अधिक कहते हैं, इनके तीनों कहते हैं, प्यार भी, बुग्याल भी और मर्ग भी कहते हैं। जैसे गुलमर्ग वगैरह आपने नाम सुना होगा, तो तीनों कहते हैं इसको। अगला प्रश्न, भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थल हिमालय की किस श्रेणी में स्थित हैं? भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थल हिमालय की किस श्रेणी में स्थित हैं? स्वास्थ्यवर्धक स्थल समझते हैं? देखिए, जहाँ पर रहने लायक मौसम हो, रहने लायक जलवायु हो, जहाँ बीमार भी व्यक्ति भी अपने आप को अच्छा महसूस करे, उसको स्वास्थ्यवर्धक स्थल कहते हैं। तो वो कहाँ है? देखिएगा, जैसे आप देखिए, देख सकते हैं कि जैसे शिमला, डलहौजी, है ना, जैसे कि स्वास्थ्यवर्धक स्थल में आपको मिल जाएगा शिमला, रानीखेत आपको मिल जाएगा, डलहौजी, दार्जिलिंग, ये सब क्या है? ये सब स्वास्थ्यवर्धक स्थल है, यानी कि अच्छा ऐसा स्थल जहाँ पे बीमार व्यक्ति भी अपने आप को अच्छा महसूस करे, स्वास्थ्यवर्धक स्थल। ये कहाँ मिलेंगे? तो ये मिलते हैं, देखिए, ऑप्शन ए लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय। देखिए, ये मिलेंगे आपको लघु हिमालय में। ठीक है, जो हिमाचल हिमालय है वहाँ पे आपको हिमाद्री हिमालय है, उसी में आपको मिल जाएंगे ये सारे स्वास्थ्यवर्धक स्थल जो आप देख रहे हैं। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ट्रांस हिमालय में शामिल नहीं है।
ट्रांस हिमालय में शामिल नहीं है, कौन सा जो है वो ट्रांस हिमालय में शामिल नहीं है? ऑप्शन है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो बताइएगा कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन शामिल नहीं है। देखिए कि काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल नहीं है। पीर पंजाल जो है वो लघु हिमालय में शामिल है। तो ऊपर के 3 शामिल हैं और 1 शामिल नहीं है। आप देखिएगा होगा पर्वत श्रेणियाँ ऊपर से आप नीचे तक, तो सबसे ऊपर काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधर, है ना। और उसके आगे बढ़ेगा तो महादेव और उसके आगे महाभारत। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। आगे है कि सिंधु नदी किन 2 श्रेणियों के बीच में बहती है? सिंधु नदी जो है वो किन 2 श्रेणियों के बीच में बहती है? ऑप्शन है कि जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी, ऑप्शन बी है काराकोरम एवं लद्दाख श्रेणी, ऑप्शन सी है जास्कर एवं पीर पंजाल श्रेणी और ऑप्शन डी है धौलाधर एवं लद्दाख श्रेणी। तो बताइएगा कि सिंधु नदी किन 2 श्रेणियों के बीच में बहती है? देखिए सिंधु नदी जो है वो लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी के बीच में बहती है। ऑप्शन बी ये सही है। सिंधु नदी जो है इसकी सहायक नदी कौन है? तो श्योक है, सुरु रिवर। 2 नदी का नाम रखिएगा, एक श्योक रिवर, एक सुरु रिवर। ये 2 सिंधु की सहायक नदी है जो यहाँ पे आपको कहते हैं लद्दाख में बहती है। बाकी तो आप देखते ही हैं कि इसके जो सहायक नदियों में जो आप ये है चेनाब इसकी सहायक नदी है। चेनाब की सहायक नदी झेलम है, झेलम, रावी। इधर आप देख सकते हैं कि ब्यास सतलज की सहायक नदी है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पामीर का पठार से निकलने वाले कौन कौन से पर्वत हैं? पामीर के जो पठार है उससे कौन कौन सा पर्वत निकलता है? पामीर का जो पठार है उससे कौन कौन सा पर्वत निकलता है? तो ऑप्शन में है ए में, ऑप्शन में हिंदकुश पर्वत, ऑप्शन बी है क्युलिन पर्वत, ऑप्शन सी है हिमालय पर्वत और ऑप्शन डी है तियनसान पर्वत और ऑप्शन एफ है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बताइएगा जरा, कमेंट कीजिए तो कि कौन कौन जो है पर्वत पामीर के पठार से निकलता है। पामीर के पठार से कौन कौन सा पर्वत निकलता है भाई? पामीर के पठार से कौन कौन सा पर्वत निकलता है? लगता है कोविड का केस बढ़ रहा है क्या? पामीर के पठार से कौन कौन सा पर्वत निकलता है? देखिए पामीर के पठार से आपको सारे पर्वत दिख जाएंगे। देखिए मान लेते हैं कि पामीर का पठार यहाँ है और इस इलाके में ये भारत है, तो ये भारत आपको दिख रहा है। पामीर के पठार यहाँ है, तो पामीर के पठार से सीधे पूरब की ओर जो पर्वत निकलता है वो है क्युनलुन पर्वत। क्युनलुन पर्वत और इसका सीधे पश्चिम से निकलता है पामीर के पठार से, उसका नाम है हिंदकुश पर्वत। हिंदकुश पर्वत और इसके सीधे उत्तर से निकलता है, उसका नाम है तियनसान पर्वत। ये वाला तियनसान पर्वत और इसके इधर से यानी कि दक्षिण और पूरब से निकलता है, इसका नाम है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, ठीक है। यहीं से 2 रिवर बहता है, आमू दरिया और सर दरिया। इसी पामीर के पठार से इधर क्या कह सकते हैं कि जो है उत्तर और पश्चिम की ओर आमू दरिया और सर दरिया। अच्छा, यहीं से एक और रिवर निकलेगी इधर से, उसका नाम है एक नदी है यहाँ पर, देखिए उसका नाम ऑक्सस नदी, बिल्कुल ऑक्सस नदी। और ये आमू दरिया सर दरिया है ना, ये जो है अरल सागर झील यहाँ पे है, ठीक है। ये आपको दिख जाएगा कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में एक झील है अरल सागर झील। ये दोनों झील में जाकर के मिल जाता है आमू दरिया सर दरिया। लेकिन क्या हुआ है कि दुनिया में सबसे तेज गति से सूखने वाला जो झील है वो है कौन? तो अरल सागर झील। सबसे तेज गति से सूखने वाला झील अरल सागर झील है। और इसमें जो इसकी 2 सहायक नदियाँ थी आमू दरिया और सर दरिया, इसको जो है जिस देश से बहता है ना उसमें बांध बना करके सारे पानी को रोक लिया गया, तो अब वो आगे बढ़ता ही नहीं है, तो इसके कारण वो सूख जा रहे हैं। कौन? अरल सागर झील। आगे कि भारत के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। भारत के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए, तो बताइएगा कि असत्य कथन कौन है। कहता है कि ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा है। ऑप्शन बी है कि ईरानियों ने भारत को इंडिया कहा है। और ऑप्शन सी है कि भारत दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बताइएगा कि ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा है, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन बी है कि ईरानियों ने भारत को इंडिया कहा है, ये भी सही है।
और भारत जो है वो दक्षिण एशिया के मध्य में है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। याद रखिएगा कि भारत जो है ना, भारत का सबसे पुराना नाम क्या है, वो भारत ही है, भारत ही है। और ये पुराणों में मिलता है हमको, ये पुराणों में मिलता है। कौन पुराण में मिलता है ये, तो ये मिलता है विष्णु पुराण में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कभी, है ना, विष्णु पुराण में मिलता है हमको भारत का नाम भारत। ठीक। अच्छा, बुद्ध काल में यानी कि महाजनपद काल में भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था। याद रखिएगा कि बुद्ध काल में, है ना, बुद्ध काल में भारत का नाम जम्बू द्वीप था, जम्बू द्वीप। ठीक। उसके बाद आर्य काल में भारत का नाम आर्यावर्त हुआ करता था। ठीक है। फिर उसके बाद ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। तो याद रखिएगा ये भी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच में नहीं है। ऑप्शन एक है आदम का ब्रिज, ऑप्शन बी है पम्बन द्वीप, ऑप्शन सी है रामेश्वरम और ऑप्शन डी है कच्चा थिब्बू और ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो बताइएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन नहीं है। देखिए, भारत और श्रीलंका, मान लेते हैं कि ये भारत है और यहाँ पे श्रीलंका है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में आपको दिखेगा यहाँ पे पाक की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी मिलेगा यहाँ पर, इसका नाम है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। अच्छा, पाक की खाड़ी जो है ना, वो दो जल संधि जो दो वाटर बॉडी को जोड़ता है। देखिएगा यहाँ पर इस इलाके में, यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा मन्नार की खाड़ी, ये है मन्नार, मन्नार की खाड़ी, और ये है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। ठीक है। तो ये मन्नार, ये है पाक, और इसके बगल में आपको मिल जाएगा ये हिंद महासागर, नीचे वाला पार्ट हिंद महासागर, यहाँ है ये अरब सागर, और ये आपको मिल जाएगा बंगाल की खाड़ी। अच्छा, अब इसके बीच में आपने देखा हो कि मतलब आदम का ब्रिज है जो भगवान राम ने बनाया था, तो आदम का ब्रिज आपको दिख जाएगा। अच्छा, आदम के ब्रिज में आपको मिलता है क्या, तो पम्बन द्वीप भी मिल जाएगा और रामेश्वरम भी मिल जाएगा और कच्चा थिब्बू भी वहीं पे मिल जाएगा। कच्चा थिब्बू एक द्वीप है जिस पर अभी विवाद है भारत और श्रीलंका के बीच में, क्योंकि कच्चा थिब्बू जो है ना, उसको 1973 में श्रीमती गांधी ने श्रीलंका को दे दिया था, जब वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उसका नाम था एस भंडार नायके, तो उनको दे दिया था। तो ये आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पौंडीचेरी के संबंध में असत्य कथन है। निम्नलिखित में से कौन पौंडीचेरी के संबंध में असत्य कथन है। कहाँ गया भाई, अरे टेक्नोलॉजी भी बड़ा गड़बड़ है, इधर चल गए। हाँ, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन पौंडीचेरी के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। ऑप्शन है कि पौंडीचेरी पौंडीचेरी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक। ऑप्शन बी है कि कराईकल कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, यनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ऑप्शन डी है कि माहे केरल में स्थित है। तो बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सा कथन असत्य है, कि पौंडीचेरी का जो मुख्य भाग है ना वो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी है कि कराईकल कर्नाटक में स्थित है, और ऑप्शन सी है कि यनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ऑप्शन ये है कि आपको केरल में माहे स्थित है, माहे केरल में स्थित है। तो बताइए कौन सही है। देखिएगा इसमें गलत कौन है, तो गलत है आपको ये कराईकल। कराईकल कर्नाटक में नहीं है, कराईकल भी तमिलनाडु में स्थित है, बाकी सब सही है। तो आपको हो जाएगा एफ। अगले प्रश्न पाइए कि निम्नलिखित में से भारत का हृदय स्थल माना जाता है किसको। भारत का हृदय स्थल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत का हृदय स्थल माना जाता है किसको, माना जाता है पठारी भाग को, मैदानी भाग को, कि पर्वतीय भाग को, कि तटीय भाग को। भारत का हृदय स्थल किसको माना जाता है। तो देखिए, भारत का जो हृदय स्थल है वो ऐसे माना जाता है, अगर राज्य की बात में कहूँ तो मध्य प्रदेश को माना जाता है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो है वो कौन सी मिट्टी मिलती है, तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है, यानी कि मैदानी भाग मिलता है। और मैदानी भाग का कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का कौन सा, तो बांगर मिट्टी मिलता है। याद रखिएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि भारत का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि भारत का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था। ऑप्शन एक है कि हिकैटियस ने,
ऑप्शन बी है एनविले ने, ऑप्शन बी है एरोटोस्थेनीज ने, और ऑप्शन डी है वान हमबोल्ट ने। तो बताइएगा कि भारत का जो मानचित्र है वो सर्वप्रथम किसने डिजाइन किया था। देखिए कहा जाता है ना कि भारत का जो मानचित्र है सबसे पहले ये सिकंदर जब भारत आया था ना, सिकंदर जब भारत आया था तो सबसे पहले इसने भारत के मानचित्र को डिजाइन करवाया था। किससे करवाया था? तो इरोटोस्थेनीज से करवाया था। और इरोटोस्थेनीज कौन है? वो भूगोल का फादर है ना, भूगोल का पिता है। लेकिन इरोटोस्थेनीज ने उतना अच्छे से इसको डिजाइन नहीं किया, क्योंकि इरोटोस्थेनीज जो है वो 300 ईस्वी पूर्व का ही व्यक्ति है ना, तो उतना बढ़िया से डिजाइन नहीं किया। लेकिन जब भारत में ब्रिटिश आए है ना, तो ब्रिटिश आए भारत में, तो तब उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसका जो नाम है, उसका नाम है विलियम लैम्बर्टन। विलियम लैम्बर्टन, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ है। हाँ, विलियम लैम्बर्टन, तो इसने जो है ना, जो है भारत का नक्शा डिजाइन किया। लेकिन जब ये डिजाइन कर ही रहा था तभी इसकी जो है क्या कह सकते हैं कि नौकरी खत्म हो गई, मतलब रिटायर कर गया, तो ये चला गया। तो फिर उसके बाद आया, उसका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। तो भारत का अंतिम रूप से, फाइनल रूप से जो नक्शा बनाया था उसका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। तो ये याद रखिएगा, जॉर्ज एवरेस्ट और लैम्बर्टन। लेकिन पहली बार जो नक्शा बनाया था उसका नाम था एरोटोस्थेनीज। लेकिन अगर ऑप्शन में जो है लैम्बर्टन या फिर एवरेस्ट ना रहे तो एरोटोस्थेनीज मारना है। अगर एरोटोस्थेनीज है और लैम्बर्टन और इस प्रकार से है तो उसको आप अपने हिसाब से एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम वाले बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। अब कहता है कि 24 डिग्री रेखा भारत और किस देश के बीच में है। 24 डिग्री जो रेखा है वो भारत और किस देश के बीच में है। ऑप्शन एक है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो 24 डिग्री जो रेखा है वो भारत और किस देश के बीच में है। तो जरा सा बताइए कौन कमेंट करेंगे। बताइएगा। देखिए 24 डिग्री जो रेखा है ना, ये जो 24 डिग्री जो रेखा है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये कहाँ है? ये है गुजरात में। ये गुजरात के बगल में एक जगह है, उसका नाम गुजरात के बगल में है ना, पाकिस्तान और गुजरात जहाँ मिलते हैं ना, उसका नाम है सर क्रीक। सर क्रीक के आसपास में 24 डिग्री रेखा है, याद रखिएगा। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में। अच्छा, भारत पाकिस्तान के बीच में एक और रेखा, उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ, है ना, रेड क्लिफ रेखा है, जिसको 1947 में खींचा गया था। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में, है ना, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका नाम है डुरंड रेखा, है ना। डुरंड रेखा को 1893 में खींचा गया था सर डुरंड के द्वारा। वर्तमान में भी 106 किलोमीटर बाउंड्री, याद रखिएगा, 106 किलोमीटर की जो रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में लगता है, और वहाँ पर डुरंड रेखा काम करती है। उसके बाद आप देखेंगे कि भारत और चीन के बीच में, तिब्बत के बीच में जो रेखा है उसका नाम मैक-मोहन रेखा, जिसको 1914 में खींचा गया था। भले अलग बात है कि जो ये है चीन उसको नहीं मानता है, ठीक है। एक रेखा और याद रखिएगा, उसका नाम है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। मेहनदीन रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच में है। एक रेखा है मैगिनॉट रेखा। तो मैगिनॉट रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। 38वीं एक रेखा है, 38वीं रेखा, 38वीं जो एक समांतर रेखा है वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है। 141वीं जो रेखा है वो आपको मिल जाएगा अलास्का और कनाडा के बीच में। और एक मिल जाएगा 49 डिग्री जो रेखा है वो अमेरिका और कनाडा के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो ये याद रखिएगा। एक है, हाँ, अगला प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के से संबंधित नहीं है। देखिए प्रश्न कहता है कि कौन सा कथन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है कि यह भारत का मानक रेखा है ना, यह भारत का मानक देशांतर रेखा है। ऑप्शन बी है कि यह ग्रीन बीच से 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन सी है कि भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। और ऑप्शन डी है कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर जो भारत का तो क्या है, भारत का समय रेखा है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको नहीं बताना है, कौन गलत है इसमें वो बताना है। तो ऑप्शन फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा ऑप्शन रहता है। तो यह भारत का मानक देशांतर रेखा है, ये क्या सही है गलत है? देखिए भारत का मानक देशांतर रेखा ये बिल्कुल सही है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री कौन सा, ईस्ट यानी कि पूर्वी देशांतर, देशांतर क्या है आपका भारत का मानक रेखा है, तो यह तो सही है। दूसरा कहता है कि यह ग्रीन बीच से 5.5 घंटे आगे है, ये भी सही है, ग्रीन बीच 5.5 घंटे आगे है। ग्रीन बीच कहाँ है, तो लंदन में है, ठीक है, ग्रीन बीच लंदन में है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन बीच रेखा। आगे है कि भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, बिल्कुल भारत को 2 भागों में विभाजित करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा है, उसका नाम है कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन, तो झागुराम मित्र पक्ष, कौन कौन, झारखंड, है ना, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन रेखा, तो कर्क रेखा, जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। और कर्क रेखा के द्वारा भारत का जो 2 भागों में विभाजन है, इसके कारण उत्तरी भाग जो है, भारत का उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आ जाता है, और दक्षिणी भाग जो है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आ जाता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल भारत की बात करें कौन सी जलवायु में है, तो ओवरऑल भारत जो है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में है, ठीक है भारत। लेकिन उत्तर भारत कौन जलवायु में, उपोष्ण कटिबंधीय में, दक्षिण भारत कौन में, तो उष्ण कटिबंधीय में, लेकिन संपूर्ण भारत उष्ण कटिबंधीय जलवायु में। डन, तो डन, आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तरफ से भारत को औसत समुद्री तल मापा जाता है। हाँ, भारत का जो समुद्री तल है वो किस तरफ से मापा जाता है। देखिए अब कहता है कि, देखिए कहता है भारत, हाँ, निम्नलिखित में से किस तरफ से भारत का औसत समुद्री तल मापा जाता है। कहने का अर्थ देखिए कि भारत की जो उच्चावच है ना, भारत जो अपना है, ये जो मान लीजिए कि ये भारत है, इस तरीके से, भाई अपना आपको बताने के लिए मैं बना रहा हूँ इस तरीके से भारत। तो भारत पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जो है, इसकी जो ऊंचाई है और निचाई है, इसको कहाँ से मापेंगे हम। तो ऑप्शन है मुंबई से, चेन्नई से, कोचीन से और कोलकाता से। तो भारत की ऊंचावत जो है वो किस तरफ से, समुद्री तल से मापी जाती है। देखिए इसको देखिए कहा जाता है ना कि भारत की ऊंचाई सबसे नियर स्थल से मापी जाती है, मतलब किसी भी स्थल की ऊंचाई सबसे नियर समुद्र से, सबसे नज़दीक के समुद्र से मापी जाती है। तो हम मापते हैं कहाँ से हैं, कोलकाता से। यहाँ पे समुद्र चूँकि सबसे नज़दीक मिलता है, और यहाँ से आपको जितने भी हिमालय पर्वत के रेंजेज हैं वो नज़दीक हैं, तो हमको मापना पड़ता है कलकत्ता से। तो अच्छा, एक बात और कन्फ्यूजन रहता है कि समुद्री तल और समुद्री नीतल, इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है बार बार। समुद्री तल क्या है, समुद्री नीतल क्या है। देखो याद रखिएगा कि अगर समंदर है, ऊपर पानी फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो ऊपर का जो भाग है यह है समुद्री तल, ठीक है, और नीचे का जो भाग है यह है समुद्री नीतल, है ना, यह है नीतल। तो नीतल और समुद्री तल में यही अंतर है, नीतल नीचे और तल ऊपर। अगला प्रश्न है कि सत्य कथन का चयन कीजिए। भाई फिर से प्रश्न है कि सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है आपको। ऑप्शन लिखिए, असम की सीमा भूटान एवं बांग्लादेश से लगा हुआ है। असम की सीमा भूटान एवं बांग्लादेश से लगा हुआ है, सही है कि गलत है, सुनिएगा ध्यान से। दूसरा है कि बंगाल की सीमा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल से लगा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी है कि त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश, म्यांमार से लगा हुआ है। और ऑप्शन डी है कि सिक्किम चीन, नेपाल और भूटान से लगा हुआ है। तो इसमें सही कथन कौन है, जरा बताइए, तो सही कथन बताइएगा। वो देखिए चलते हैं इसको करते हैं। देखिए कि असम की जो सीमा है भूटान, भूटान बांग्लादेश से लगा हुआ है, ये बिल्कुल आपको क्या है, तो सही है।
भूटान से भी और बांग्लादेश भी असम की सीमा लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन कहता है कि बंगाल की सीमा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल से लगा हुआ है। सही गलत है ये? देखिए ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको भूटान की सीमा, सॉरी बंगाल की सीमा जो है, पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से लगा हुआ, ये सही है। ऑप्शन सी है कि त्रिपुरा की जो सीमा है वो बांग्लादेश, म्यांमार से लगा हुआ है। त्रिपुरा की सीमा केवल और केवल बांग्लादेश से लगा हुआ है। त्रिपुरा ही एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जो आपको एक ही देश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। समझ गए? एक ही देश से तीन तरफ से घिरा हुआ कौन है? तो त्रिपुरा है। ये म्यांमार से लगा हुआ, एक गलत है आपका, ठीक। कहता है कि सिक्किम चीन, नेपाल और भूटान से लगा हुआ है, बिल्कुल ये सही है। सिक्किम और भूटान के बीच में है ना, सिक्किम और भूटान के बीच में एक वैली है, उसका नाम है चुम्बी वैली, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि दिल्ली क्रम की चट्टानें संबंधित हैं। दिल्ली क्रम की जो चट्टानें हैं वो किससे संबंधित हैं? दिल्ली क्रम की चट्टानें संबंधित हैं किससे? ऑप्शन एक है कुलप्पा, ऑप्शन बी है विंध्यन, ऑप्शन सी है गोंडवाना और ऑप्शन डी है धारवाड़। तो बताइएगा कि दिल्ली क्रम की चट्टानें किससे संबंधित है? देखिएगा, तो याद रखेंगे कि जो दिल्ली है ना, जो दिल्ली है वो अरावली पर्वत के अवशेष पर बसा हुआ है ना। दिल्ली जो है वो अरावली पर्वत के अवशेष पर बसा हुआ है। और याद रखिएगा कि जो दिल्ली है वो रायसीना हिल्स पर है, अरावली पर्वत के रायसीना पहाड़ी पर दिल्ली अवस्थित है। और आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का जो आवास है, कभी उसको भी हम लोग जब नॉमिनेट करते हैं ना, तो रायसीना हिल्स के नाम से उसको भी हम नॉमिनेट करते हैं, तो याद रखिएगा। तो अब बताइए कि दिल्ली जो है ना वो किस क्रम चट्टान में स्थित है? याद रखिएगा कि भारत में 5 प्रकार के चट्टानें लगभग पाई जाती हैं। जो सबसे प्राचीन चट्टान है उसका नाम है क्या? तो सबसे जो प्राचीन चट्टान है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आर्कियन चट्टान। सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन। उसके बाद आता है कौन? तो कुलप्पा। उसके बाद कौन आता है? विंध्यन। उसके बाद कौन आता है? आर्कियन, कुलप्पा, विंध्यन, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? अच्छा हाँ बिल्कुल, आर्कियन, कुलप्पा, विंध्यन। उसके बाद आता है गोंडवाना। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है दक्कन। तो ये आता है चट्टान है, ठीक है। सबसे नया चट्टान जो है इसमें दक्कन है। सबके निक्षेपण से ये सब बनता है नीचे। अच्छा, अब जो है आपको देखने को मिला कि दिल्ली क्रम की चट्टानें किससे बना है? तो ये बना है आपको कुलप्पा से। तो ये है आपका, ये ऑप्शन सही है, कुलप्पा काल में ही जो ये है आपका है अरावली पर्वत है उसका भी निर्माण हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, कुलप्पा। अगला प्रश्न है कि हिमालय एवं गिरिपद के सहारे भूकंप की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। हिमालय एवं गिरिपद के सहारे भूकंप की व्याख्या, देखिए हिमालय पर्वत जो है ना उसके गिरिपद यानी कि उसके तराई रीजन में जो भूकंप आते हैं उसका मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है कि प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में, ये जो हिमालय के जो गिरिपद में जो भूकंप आते हैं उसका जो है उसको हम व्याख्या किस संदर्भ में करते हैं? तो प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में करते हैं, कि हिमालय की युवा अवस्था के संदर्भ में करते हैं, कि कमजोर चट्टान के संदर्भ में करते हैं, कि अभिसरण के संदर्भ में करते हैं। तो हिमालय जो है ना, हिमालय चूंकि प्लेटों का अभिसरण है, भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। और आज भी हिमालय पर्वत क्या है, प्रत्येक साल यानी कि प्रत्येक बरस 2 सेंटीमीटर उत्तर की ओर घसक जा रहा है। इसके कारण यहाँ जो है आपको पूर्वी हिमालय से लेकर के पश्चिम हिमालय तक पूरा का पूरा इलाका भूकंप जोन में है, यानी कि एक्टिव भूकंप जोन में है। तो ये ऑप्शन एक का ए सही है, प्लेट विवर्तनिकी क्रिया। अगला प्रश्न है कि भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय है, यानी कि भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय किसका भाग है? यही है ना, हाँ बिल्कुल, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मेघालय जो किसका भाग है? ऑप्शन एक है शिवालिक, ऑप्शन बी है नागा पटकोई पहाड़ी सदृश है, ऑप्शन सी है अरावली पर्वत सदृश है, और ऑप्शन डी है छोटा नागपुर,
और डेक्कन पठार के सदृश है। तो जो ये आप देख रहे हैं ना कि जो मेघालय है वो किसका, देखिए एक नाम सुने होंगे, जो है उसका नाम है जो है, देखिए उसका दिमाग से निकल गया है, एक नाम है कि मालदा गारो गैप, है ना, मालदा गारो गैप। एक है कार्बी एंगलोंग का पठार, एक है मेघालय का पठार। तो जो कार्बी एंगलोंग का पठार है, मेघालय का पठार जो है ना आपको जो दिख रहा है वो छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है। और चूंकि बीच में गंगा नदी का जो फ्लो हुआ है इसके कारण जो मैदान का निर्माण हो गया है, तो पठार नीचे धंस गया है, यानी कि नीचे पठार जो वो ढक गया है और ऊपर से प्लेन का निर्माण हो गया है। लेकिन एक्चुअल में जो भाग है मेघालय, वो आपको छोटा नागपुर के पठार और डेक्कन पठार का जो है ही भाग है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है नेक्स्ट अरे हाँ जी, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पाकिस्तान में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है वो पाकिस्तान में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है खैबर दर्रा, ऑप्शन बी है कोमल दर्रा, ऑप्शन बी है बोलन दर्रा, ऑप्शन डी है गोमल दर्रा। तो बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा जो है वो ये क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान में स्थित नहीं है। देखिए पाकिस्तान में ये सारे दर्रे हैं, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, कोमल दर्रा नहीं है, क्योंकि कोमल कोई दर्रा ही नहीं है, तो मैंने ऐसे डाल दिया। अगले प्रश्न पे जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट में शामिल नहीं है। ऑप्शन एक है कि थाल घाट, ऑप्शन बी है भोर घाट, ऑप्शन सी है पाल घाट, सिनकोट घाट और हल्दी घाट। देखिए ये चारों हैं वो पश्चिमी घाट में शामिल हैं, और सिनकोट घाट जो है, हल्दी घाट जो है वो शामिल नहीं है, क्योंकि ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर, तो ये मिल जाते हैं गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर, तो ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न पे आ जाइए। अगला है कि मेघालय के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन है। मेघालय के पठार के सर्वोच्च चोटी कौन है। तो ऑप्शन एक है कि ऑप्शन एक में है ब्लू माउंटेन, ऑप्शन बी में है नोक्रेक, ऑप्शन एक में है ब्लू माउंटेन, ऑप्शन बी में नोक्रेक, ऑप्शन सी में है महेंद्रगिरी और ऑप्शन डी में है गुडमलई। तो बताइएगा कि ये जो है आपको क्या कह सकते हैं कि मेघालय के पठार के सर्वोच्च चोटी कौन है। देखिए इसमें हमने एफ ऑप्शन डालना ही भूल गए, ये होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मेघालय की पठार की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है शिलोंग पीक, शिलोंग पीक, ठीक है। तो ये सबसे ऊंची चोटी है मेघालय के पठार की। और याद रखें कि नोक्रेक यहाँ पे एक, इसके बाद नोक्रेक भी एक चोटी है ना, नोक्रेक, और नोक्रेक एक यहाँ पे ये है टाइगर रिजर्व भी है, वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। यहाँ पर अभी एक भी बाघ नहीं, पहले बाघ था यहाँ पे लेकिन बाघ मर गया था। तो यह जो है आप याद रखिएगा कि नोक्रेक में बाघ नहीं है। एक बाघ एक टाइगर रिजर्व और है, उसका वहाँ पे बाघ नहीं है, उसका नाम है बक्सा टाइगर रिजर्व। बार बार पूछते हैं बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपको दिख जाएगा कहाँ पे, तो ये है आपको पश्चिम बंगाल। अच्छा पालपुर कुनो कहाँ है जहाँ पे चीता रखा गया है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग अगर जानते हैं तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहले अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ध्यान सुनिए इसको। अब ऑप्शन एक कहता है कि नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी सारामती है। नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन है, सारामती। ऑप्शन बी है कि नामचा बरुआ जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी है कि मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नोक्रेक है। और ऑप्शन डी है कि जैलेपला नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें से असत्य बताना है कि असत्य कौन है, ठीक है। तो जरा सा बताइएगा कि असत्य कौन है, कौन बताएंगे इसको। देखिए जहां पर असत्य कथन की बात आ जाती है ना, तो याद रखिए कि नागा की पहाड़ी सर्वोच्च चोटी सारामती है, ये सही है ना। सारामती जो है ऐसे, हाँ बिल्कुल, सारामती जो है वो नागा की सर्वोच्च चोटी, नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद है कि नामचा बरुआ जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है, ठीक है, ये गलत है। नामचा बरुआ कहाँ है, तो ये अरुणाचल में है। ऑप्शन बी कि मेघालय की सबसे ऊंची चोटी नोक्रेक है। देखिए दो ऑप्शन है ऐसे, शिलोंग पीक भी है इसका, तो आप ये भी आपको गलत ही दिखेगा आपको। अब यहाँ पे शिलोंग पीक है। कहता है कि जैलेपला नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जैलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा ये कहाँ है, तो देखिए आपको मिल जाएगा कहाँ, तो
ये जो जलेपला है और नाथुला दर्रा है ना, जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा आपको, हाँ जी, हाँ चलिए। तो अभी देखिए टेक्नोलॉजी का कुछ इशू है। तो हाँ, जलेपला और नाथुला आपको सिक्किम मिल जाएगा, ठीक है, सिक्किम में मिल जाएगा। तो ये भी गलत है, यानी कि यहाँ पे सत्य नहीं है, अब असत्य नहीं, यहाँ पे सत्य है, तो सत्य कौन हो जाएगा, ए आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो जाता है जो टाइपिंग करता है उससे, तो थोड़ा सा दिक्कत है। अब कहता है कि जब आप हिमालय की यात्रा कर रहे होते हैं तो आप नहीं देखते, जब आप हिमालय की यात्रा कर रहे होते हैं तो क्या नहीं देखते हैं आप। ऑप्शन ए कि गहरा गड्ढा नहीं देखते, घुमाव वाले नदी मार्ग नहीं देखते, समानांतर पर्वत श्रेणियां नहीं देखते, कि भूस्खलन के प्रमाण नहीं देखते। तो क्या नहीं देखते, देखिए गड्ढा का तो दिखेगा ही आपको, मतलब हिमालय की यात्रा करेंगे तो ऊंचा नीचा गड्ढा तो आपको दिखेगा ही, है ना, क्योंकि बहुत सारे पर्वत श्रेणियां हैं तो गड्ढा दिखता है। घुमाव वाली नदियाँ देखते हैं कि नहीं देखते, बिल्कुल देखते हैं, क्योंकि विसर्पण आप मैदानी भाग से हिमालय की ओर जाते हैं तो नदियाँ भी देखते हैं। समानांतर पर्वत श्रेणियाँ देखते हैं कि नहीं, बिल्कुल देखते हैं। भूस्खलन के प्रमाण नहीं देखते हैं, क्योंकि अब अलग बात है कि हिमालय पर्वत पे जाकर के, हिमालय में आप जाइएगा वहाँ पे कुछ भूस्खलन के प्रमाण आपको दिखेंगे, तो ये आपको नहीं दिखते। तो आप याद रखिएगा कि ये आंसर ये भी। अगला प्रश्न है कि एल नीनो के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। एल नीनो के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन एक है कि एल नीनो की घटना भारत में होती है। ऑप्शन बी है कि गर्म धारा का ठंडी धारा में बदलना एल नीनो कहलाता है। गर्म धारा का ठंडी धारा में बदलना एल नीनो कहलाता है। ऑप्शन बी है कि इसके कारण पेरू चिली तट पर वर्षा होती है। और ऑप्शन डी है कि एल नीनो का मुख्य कारण आर्कटिक धारा है। इसमें आपको सत्य कथन बताना है। देखिए पहला कथन तो गलत है कि एल नीनो भारत में होता है, ये गलत है, क्योंकि एल नीनो पेरू और चिली के तट पे उत्पन्न होती है और ये जो है ठंडी धारा को गर्म धारा में तब्दील कर देती है। अब कहता है कि गर्म धारा को ठंडी धारा में बदलना एल नीनो कहलाता है, ये भी गलत है, ये उल्टा है, यानी कि ठंडी जलधारा को गर्म धारा में बदलना ये सही है, न कि गर्म जलधारा को ठंडी धारा में बदलना। आगे कहता है कि इसके कारण पेरू चिली तट पर वर्षा होती, ये सही आपको है, बिल्कुल वर्षा होती है। और एल नीनो का मुख्य कारण आर्कटिक धारा है, ये नहीं है, मुख्य कारण ये नहीं है। मुख्य कारण कौन सा है, तो जो है लौटती हुई प्रशांत महासागर की धारा, ये इसका मुख्य कारण है, ठीक। तो इसमें सही आंसर सी हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, कहता है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हेडली पवनों की गति कैसी होती है। अगर आपने पढ़ा होगा तो दो सेल होते हैं, हेडली सेल, फेरल सेल और ध्रुवीय सेल, ठीक है। तो हेडली सेल यानी कि जो आपका व्यापारिक पवनें हैं उसकी जो दिशा है वो उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है, ठीक है। उस उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है, तो उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर। देखिएगा तो देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये इस प्रकार से आप देखिएगा कि तो इस प्रकार से होती है, यानी कि जो ये जो है व्यापारिक पवनें हैं तो उत्तरी गोलार्ध में ये जो है आप यहाँ से ऐसे देखेंगे तो कैसे हो जाती है, दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ये हो जाएगा आंसर डी, दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक। अगला प्रश्न है कि पटना के आसपास मानसून कब पहुँचता है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये कि पटना के आसपास मानसून कब पहुँचता है। ऑप्शन ए है कि 10 जून से 15 जून के बीच में, 20 जून से 25 जून के बीच में, और 15 जून से 20 जून के बीच में, कि 5 जून से 15 जून के बीच में। बताइएगा कि पटना के आसपास मानसून कब पहुंचता है। तो देखिए मानसून भारत में जो है ना, भारत में मानसून पहुंचता है कब, 1 जून को, कहाँ, केरल में पहुंच जाता है, ठीक है। तो पटना में पहुंचता है 15 से 20 जून को, ऐसे 20 जून को पटना मानसून पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इसमें इतना ही है, हम फिर कल आपके सामने हाजिर होंगे कल सुबह 5 बजे, 5 बजे। तो तब तक अगर जो भी हमको देख रहे हैं या फिर बाद में भी देखेंगे, लाइव नहीं है तो फिर बाद में भी अगर देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।